बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने अहम खबरें रखूं। सबसे पहले तो 9 मई केसेस का बड़ा फैसला, जो पहला बड़ा फैसला है वो आ गया है और सजाओं का मामला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और ये सजाएं क्या दी गई। 6 जजेस की जो बगावत का मामला है वो भी हुकूमत ने एक कमीशन का तहकीकाती चेयरमैन जिस शख्स को लगाया उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फुल कोर्ट इजलास में वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात, ये हालात कहाँ पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो अमरीका से इनके सहूलतकार है और यूरोप के सहूलतकार है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, जिनकी वजह से अब आपको पाकिस्तान में दबाव कम होता हुआ नजर आएगा। अब जरा देखेंगे, आज तहरीके इंसाफ अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही थी और आज पीटीआई का 10 महीने बाद दफ्तर भी खुला। खौफ का बुत वाकई टूटा। अलीम आदल शेख ने खोला। राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली में लाया जा रहा है रोकने के लिए और कराची में आज बहुत बड़ी रैली भी निकाली जा रही है। इसके अलावा आसिफ जरदारी खानदान ने एक अनोखा रिकॉर्ड पाकिस्तान की सियासत में लगा दिया। लेकिन पहले मैं जजेस की जो 6 जजेस की बगावत है उस पे 11 नुकात और 6 सफ़ात का खत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में लिखा, उस पर खाकी फाइज माफ कीजिए काजी फाइज और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात और 2 फुल कोर्ट इजलास हुए, उसके बाद गैर जरूरी मुलाकात थी। वो इल्जामात लगाने के बाद अब जो काबीना ने मामला एक नया खोल दिया, वो बड़ा अजीबो गरीब मामला। वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें इन्होंने तहकीकात शुरू करने से पहले ही इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मतलब काटेगा कौन खाएगा कौन। वफाकी काबीना की जजेस की अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्जामात कहते हैं नामुनासिब है, मुस्तरद करते हैं और 2 महीने तहकीकात का वक्त दे दिया। अब वफाकी काबीना अगर ये फैसला पहले ही सुना चुके तो तहकीकात किस चीज की होंगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तो एक लेटर लिख दिया कि ये इल्जामात मुस्तरद किए बगैर तहकीकात के इंतहाई अफसोसनाक और घटिया अमल है। और काजी फाइज जहां शहबाज शरीफ जहां काजी फाइज से मईशत पे रोल अदा करने की बात कर रहा है। देखें, याद रखें एक और मामला यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, आपको याद होगी जेबा चौधरी, इमरान खान ने उन्हें कहा था कानून के कटहरे में लाए से। छोटी सी बात पर अतर मुनल्ला ने बेंच बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर खान पर यह केस भी बना दिया गया। आज 6 जजेस चीख कर अपने ऊपर नंगी और गंदी वीडियोस की बात कर रहे हैं, घरों पर हमले और ग्रेनेड मारने की बात कर रहे हैं। और आमिर फारूक जो F9 पार्क्स में दरख्त काटने पर टोमोटो एक्शन लेता रहा, यहाँ अपने डीलरों को लाने के लिए एजेंसियों की तरफ से जो प्रेशर है उस पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई तो छोड़े, उस पर कोई आगे बात करने को तैयार नहीं। और जो बंदा ऊपर से इन्होंने लगा दिया, जिसका बेटा नून लीग का सबसे बड़ा खैर ख्वाह, ये जो साबिक चीफ जस्टिस, साबिक इलेक्शन कमिश्नर तसद्दुक हुसैन जिलानी, इन्होंने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया। ये इसकी थोड़ी तारीख जान लें। 1994 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में ये लाहौर हाई कोर्ट का जज उन्होंने बनाया इसे। ये सबसे मुतनाजा चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी था, उसने से 2013 में कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और 2013 के इंतखाबी धांधली आपको याद होगी जिसपे खान ने 4 हलकों की मुहिम शुरू की। ये शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, यानी उस वक्त सरदार सिकंदर सुल्तान राजा था। नवाज शरीफ ने हुकूमत में आने के बाद इसे चीफ जस्टिस बना दिया। और जरा अंदाजा करें, यूसुफ रजा गिलानी का भी दूर का रिश्तेदार और आसिफ जरदारी के स्विस बैंक अकाउंट की जो समात थी, उसमें ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का बेंच छोड़ गया कि मैं बीमार हूं, और बेंच टूट गया इस वजह से। और उसी शाम ये पीसी होटल में कॉफी पीते पकड़ा गया था। ये मुतनाजा शख्स जो मुकम्मल तौर पर आले शरीफ और जरदारी खानदान का एक छोटा सा कोई गुलाम है, कानूनी हलकों में इसे इस नजर से देखा जाता है। अब ये रिटायर भी है और ये हाजिर ड्यूटी 6 जजेस का मुतालबा, जिसमें उन्होंने शौकत सिद्दीकी के मौकफ की तहकीकात। देखिए, शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा नाम लेकर इदारों पर मुदाखलत का जिक्र किया था, अदलिया की आजादी की कॉम्प्रोमाइजेशन की बात की थी। जजेस ने सवाल पूछा, कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई करें, क्या करें सूरत हाल में। उन्होंने आगे से सरबराह ये बना दिया, मतलब दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले करके ये मामला साफ करेंगे। अब इमरान खान के जितने केसेस आपको नजर आए उसकी आप झलक देख लें, सारी ज्यादतियां यहाँ होती रही। और सिर्फ अदलिया के मामले पे आप दूसरी ज्यादती जो सबसे बड़ी 9 मई के केस में अभी इंसदाद दहशतगर्दी की नताशा नसीम जज जो है, गुजरांवाला की सेंट्रल जेल में जाके उन्होंने जो 51 मुलजमान को 5-5 साल सजा सुना दी। अच्छा, ये जो उन्होंने सजा सुनाई ये बड़ा अहम मामला है। इसमें 8 दफात लगाई और 20-20 साल की सजा बनती है कि जी हसास तंसीबात पे हमले हुए, जलाओ घेराव का केस हुआ और सेंट्रल जेल के अंदर अपनी अदालत लगा के उन्होंने मामला किया है। और क्या नुकसान क्या हुआ? 4 गाड़ियां टूटी, एक दफ्तर के चंद कमरे जले और 10 पुलिस एहलकारों को मामूली जख्म आए। एक शहरी तहरीक इंसाफ को मार दिया गया। मुदस्सर भट्ट साहब ने, जो SHO
जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें 23 लोगों को नामजद किया और 400 लोग नामालूम, यानी जिसको मर्जी डाल दें। अब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर, मुराद सईद पर, अली मीन गंडापुर पर, इन सब लोगों के नाम भी मुकदमे डाल दिए। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के जो दीगर मुकदमात में लोगों को शामिल किया गया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मामला है जो अब जजेस के लेटर से सामने आ रहा है कि एक ही शख्स बैक वक्त 6 शहरों में मौजूद था। सनम जावेद लाहौर में 9 मुकामात पर आग लगा के मियां वाली भी पहुंच चुकी थी। खदीजा शाह जिस तरह पंजाब से कोयटा तक पहुंचा दी थी। अब ये जो जजेस का लेटर है, इसी तनाजर में अगर आप देखें तो ये सारे वो मुकदमात है 2 नंबर केसेस, और 2 नंबर जजेस पर दबाव डाल के किस तरह फैसले करवाए जाते हैं। पाकिस्तान की कौम इसको बिल्कुल तस्लीम करने पे तैयार नहीं कि बगैर शवाहिद के जिस तरह केसेस चल रहे हैं, जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं। माजी में अगर रियासत के खिलाफ मुकदमात देखने हैं तो नवाज शरीफ पर देखें, सबसे बड़ा मुकदमा जो उस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ को उसका जहाज अगवा करने का, जब वो फजा में था तो नीचे बगावत का जनरल जियाउल भट्ट को प्लास्टिक के बैज लगा दिए। कहां गया वो केस किसी को पता है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ किसी को पता है? और सबसे बढ़कर जो एमक्यूएम के खिलाफ जिनापुर के नक्शे बरामद, जुल्म सितम की एक दास्तान, उनके साथ जो तोड़ मारा मारी की गई, 15 साल बाद एक छोटा सा 2 सुर्खियों का बयान दे दिया जी जिनापुर के नक्शे गलत थे। अब जो ज्यादतियां हुई, जो तबाही बर्बादी होती रही चादर चारदीवारी पे, खवातीन पे, जो आज तहरीक इंसाफ के साथ वो एमक्यूएम के साथ होता रहा। अमेरिका और इत्तेहादियों ने जिस तरह इराक में आपको याद होगा हमला किया जी, कीमियाई हथियार पड़े, सारा इराक तबाह बर्बाद ताराज करके, उस वक्त का वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर आगे कहता था 1 लाख कि जी सॉरी यहाँ तो कुछ निकला ही नहीं। तहरीक इंसाफ में भी यही होगा। आपको कुछ सालों बाद इन्हीं के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अगले मुलाजिम आएंगे वो बता रहे होंगे जी माजी में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। यही काजी फायज जैसा कोई बैठा होगा, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो को केस को निकाल के जिस तरह 44 साल के रिकॉर्ड को सीधा करने के लिए बता रहा होगा जी वो तो बड़ा गलत हुआ, गोंगलों से मट्टी झाड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा जाता है मुर्दा यजीद को गाली देना आसान है, जिंदा के सामने बात आज करें जिस तरह 6 जजेस ने बात की, तमाम जजेस बात करें। अब जो बड़ा मामला इनके साथ होने जा रहा है, देखिए इसका अंजाम इनके सामने आएगा। अब इनकी तो मुलाकातें एक रूसी सफीर से और एक ईरानी सफीर से आसिफ जरदारी की हुई है। इस वक्त मैं आपको बाइडेन हुकूमत जो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलविस है उसकी मैं आपको थोड़ी बात बताऊं कि अब ये किस तरह इनकी अपना हाथ उठाने जा रहे हैं इनसे। अमेरिका के अपने मसाइल इस वक्त क्या है, यूरोप के अपने मसाइल क्या है, इनके मालिकान के असल मसाइल क्या है। वैसे तो ये नहीं कहते कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करें, 20 गैर मुल्की तंजीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम कर रही है कि अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो। अमेरिका का तो हमेशा यही मुतालबा था, लेकिन असल मुतालबा तो चीन की तरफ से आना है। जो चीन अब खुल के कह रहा है कि खरासान की जो तहरीक है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से चल रही है और उसमें अफगानिस्तान से मदद मिलती है। अब बाइडेन ने जो खत लिख दिया शहबाज शरीफ को 29 मार्च को, उसमें उसने 2-3 पॉइंट वही लिख दिए, खत्ते में अमन और सिक्योरिटी। अब 2021 में बाइडेन ने, याद होगा आपको, 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान की हुकूमत से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। इमरान खान की हुकूमत में कोई इनसे बातचीत नहीं थी। इलेक्शन में धांधली की वजह से वो मानने पर पहले से दबाव का शिकार है। अभी जो सबसे बड़ा मामला इनके साथ होने जा रहा है वो पाकिस्तान के हालात में देखें, ये असल सहूलतकार तो ये है। अब जब सहूलतकार इनके बाइडेन हुकूमत और ये यूरोप वाले यूरोपीय यूनियन पीछे हटेंगे और गिरेंगे, और वो भी गिरने जा रहे हैं, तो उसका सारा नजला इन पे गिरेगा। इसीलिए ये अब रूस और चीन की तरफ भाग रहे हैं और ऊपर से और इन्हें मार पड़ेगी आगे, ये भी याद रहे। क्योंकि अमेरिका पैसे देते हुए कह रहा है पहले चीन के प्रोजेक्ट बंद करो, सरमायाकारी के लिए चीन को बुलाना चाहते हैं। अमेरिका कहता है आपने इनको छोड़ना नहीं अफगानिस्तान को, और चीन के साथ आपने फड़ा डालना है। अब एक तरफ तो हालात यहाँ से खराब होंगे, और दूसरा जो इनके सहूलतकारों की मैं आपको तफसील बताऊं, अमेरिका और यूरोप में इस वक्त जो 25 मतलब जो इन लोग हैं पाकिस्तान, उनका असल मालिक तो वही है। अब उनके हालात, उसके बाद फिर अरब अमारात और ये सऊदी अरब वगैरह इनके पीछे हैं। असल तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यही लोग हैं। अब खुद उनके लिए क्या मसला बन रहा है, खुराक की किल्लत और कहत तक की मामला। आप गूगल पे जाएं, बरतानिया की खबरें पढ़ें, यूरोप की खबरें पढ़ें, किसानों का एहतजाज लिखे, सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट, आपको पूरी जगह किसानों के ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। ये सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। पोलैंड के पास चले जाए, वहां को 1 लाख के करीब किसानों ने यूक्रेन का पूरा बॉर्डर ही बंद कर दिया है। फ्रांस में चले जाए, आज मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए हैं वहां किसान जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं। और वो यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान को धमकियां देती थी, हम कोई गुलाम तो नहीं, जिसपे खान ने कहा था, उसके दफ्तर को गोबर से इन्होंने नहला दिया है। 13 ममालिक यूरोप के सारे, बेल्जियम, फ्रांस, सारे के सारे इस वक्त शदीद एहतजाज से तंग है। और खुराक का ये वो बड़ा बहरान बनने जा रहा है जिसके असरात आपको भी आते हुए नजर आएंगे। और ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका की मैं बात नहीं कर रहा, उधर अफ्रीका के ममालिक में देख लें, ज़ैम्बिया देख लें, मलावी देख लें, अफ्रीका में कैद से खुशहाली शुरू हो चुकी है। ये जो कुदरती आफात है, गाय का गोश्त का मसला है, बर्ड फ्लू है, ये सनत तबाह बर्बाद होगी। अब जो रूस यूक्रेन का मामला, लड़ाई शुरू है वहां, वो बड़ी शिद्दत से खड़ा है। अब ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान के लोग मुल्क नहीं छोड़ रहे, बल्कि यूरोप के लोग भी महंगाई की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये जो जंगी हालात बन चुके हैं,
अब इसमें वही ममालिक कामयाब होंगे जिनके पास कुदरती वसाइल मौजूद है, जिसमें रूस और ईरान सर-ए-फहरिस्त है। और यूरोप और अमेरिका का अगर आप दिफाई अखराजात देखें इस वक्त, तो वो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अपने लोगों पर सांस लेने पर भी वो टैक्स लगाना चाह रहे हैं। इस सूरत हाल में अब ये ताकतवर लोग इन लोगों के माई बाप हैं, और जब माई बाप मुश्किल में होंगे तो बच्चों की तबाही तो खुद ब खुद होनी। पैसा नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी, तो ये काम चलाएंगे कैसे, मुझे बताएं। अमेरिकी डॉलर 2020 से अब तक 25% गिर चुका है दुनिया में। अमेरिका की अपनी बका की जंग है, वो इन कतूरों को कहां छोड़ेंगे। इस सूरत हाल में जब कोई इन्वेस्टमेंट आनी नहीं, कोई कारोबार चलना नहीं, और अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस भी आपको कम होती हुई नजर आएगी ऑटोमेटिकली। ये पाकिस्तान को किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते, चला सकते, सवाए हथियार बेच, वो लेने को आपको तैयार नहीं होगा। अब इस सूरत हाल में जो बड़े बड़े रिकॉर्ड लगा रहे हैं, सवाए जो माल बनाओ लुटो ते फुटो, आसिफ जरदारी खानदान ने तो अल शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खुद जरदारी खानदान में अब कोई ऐसा बंदा नहीं जो असेंबलियों का मेंबर ना हो। खुद ये सदर है, बेटा का और बेटी के दोनों बेटियां, बिलावल और आसफा, बेटा बेटी सॉरी, MNA है, बहनोई MNA है, दोनों बहनें MP हैं। और आल शरीफ का हाल देखें तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, भाई नवाज शरीफ MNA है, बेटा हमजा शहबाज MNA है, भतीजी मरियम नवाज है, वज़ीर आला है, और बाकी वो आबिद शेर अली जो है वो इन लोगों का जो आपको पता है वो माल बनी जा रहा है, और कंपनियों में नए नए लोग लगाई जा रहे हैं। अब इस तरह के गंदे और घटिया लोग जब आपको पता है सामने आएंगे, तो जो मामलात, जो नहूसत आएगी, उसका नतीजा फिर यही निकलेगा, बिजली का यूनिट 100 रुपए तक जाएगा, पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए से 20 रुपए इजाफा हो, और जो तबाही और बर्बादी IMF के कर्जों के बाद आनी है, उससे अवाम की चीखें जब पेड़ पे लात लगेगी, तो मैंने जो आपको हालात बताए हैं वो किसी को निकालने की बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी। कि खुराक की शॉर्टेज का मसला नजर आता गया, आप देखेंगे लोग खुद सड़कों पर आ जाएंगे और ये खुद भागते हुए नजर आएंगे। यही वजह है सबसे बड़ी कि आज ये रूसी सफीर से मुलाकात कर रहे हैं, ईरानी उससे गैस के, लेकिन वो नहीं इनकी बात तस्लीम कर सकते। उन्हें पता है ये लोग बिके हुए लोग हैं। अब ये सिर्फ 4 या 5 महीनों की टोटल वारदात है जहां इनके मालिकान खतरे में है, इदारों को बेचने की। अब इनकी एक एजेंडा इनका यही है ना, इदारों को जल्दी जल्दी बेच दे। आप देख लें वो जिस तरह PIA का आखिरी मरहला था वो हल हो गया, और ये कह रहा है मैं शहबाशी में 5 साल में पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा। और मईशत पे कौन साथ है? काजी फायज ईसा। ये जैसे नान वाली दुकान पे आप जाए, वो कह जी मैं भी मईशत में साथ। अब ये बयानिया सिर्फ इन्होंने बनाना है। आप एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ेंगे और अपने सहूलतकारों से भी लड़ेंगे, ताकि सियासी शहीद होकर थोड़ी बहुत सियासत बचा ले। अगली इनकी सियासत अब आपको खत्म नजर है। पाकिस्तान में अब आपको सियासत में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनकी मुनाफकत है जो आपके सामने लोगों के ऊपर महंगाई के जो बिल गिरेंगे बिजली के और पेट्रोल के, उससे लोग इनका कुबाड़ा खुद निकालेंगे। जहां तक सिविलियन बालादस्ती के नारे लगाते रहे, जो ऐलानात करते रहे, तारीख इनकी ये है कि बेनजीर भुट्टो जब पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती थी, कहने का थी, उसी वक्त खामद आसिफ अली जरदारी वाशिंगटन में मामला तय कर रहा था, और फिर में बाद भुट्टो के साए तले दोनों आने को तैयार थे। नवाज शरीफ की जलावतनी की तकारीर उठा के देखें, वोट को इज्जत दो से बूट का पतावा बन गए ये लोग। इतना अंदर बूट के घुस के बूट का वो पतावा जो पैर के नीचे था वो बने हुए ये लोग। अब इस हालत में इनका यही टाइम है कि बस हम अपना वक्त पूरा करें। वो अपनी अना ताकतवर लोग जिद पूरी कर लें खान से, अपना एहसास कमतरी, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल लें कि जी हमारे साथ खान ने जो ईरान में किया या जो मामलात हुए वो अपना बदला पूरा कर लें। ये लोग अपना इस दौरान मालूम दौलत इकट्ठा कर लें और उसके बाद फिर दौड़े ही दौड़े। आखिर में तहरीके इंसाफ के लोगों को अब इस वक्त जिस तरह कराची में देखें हलीम आदल शेख ने खौफ का बुत तोड़ा, दफ्तर खोला 10 महीने के बाद, इसी तरह रहने चाहिए। लाहौर में भी दफ्तर खोलें, अपने दफ्तर खोलें, मुकाबला करें और सड़कों पर आए। आगे इंशाल्लाह मामलात जो है वो एहतजाज के जरिए बढ़ेंगे। 3-4 महीने की ये हुकूमत है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इनके हालात नहीं चल सकते कभी भी, जो मैंने आपको हालात बताए हैं। अब इसमें अपने कपड़े बेचने, वो शहबाज भी कहता है कशकोल, उसको कहता है मुझे तो देख के लोग कहते हैं कशकोल बगल में दबाया हुआ है, और इन्हें मईशत पे मदद कौन करने का? काजी फायज ईसा। अंदाजा करें तो कैसे हालात चलेंगे। ये नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की कौम पर जो मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन जाहिर है आप मुश्किल वक्त में से ही गुजर के आपको कुंदन बनना है। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम करे। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह।